नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की राजनीति में कभी नेताओं की सीडी आती थी तो लगता था इसमें किसी घोटाले के राज दफन होंगे, लेकिन अब किसी नेता की सीडी खुलती है तो उसमें से राजनीति का शर्मनाक चरित्र ही बाहर आता है। सच कहें तो हाल के 4-5 साल में सियासत में सबसे ज्यादा भूचाल नेताओं के सेक्स स्कैंडल और सीडी से ही आया है। आजकल तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सियासत में सिर्फ सेक्स स्कैंडल ही छाया हुआ है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी की बंद कमरे की करतूतें बाहर आई तो उन्हें सरकार और पार्टी से बाहर होकर अंदर जाना पड़ा। यूपी के एक लाल बत्तीधारी नेताजी के ऑडियो सीडी बवाल बनकर उनके गले में पड़ी है। कभी राजस्थान की राजनीति भंवरी देवी के भंवर जाल में, कभी एनडी तिवारी की सीडी पर सियासत गरमाई। हर सेक्स स्कैंडल के बाद ये उम्मीद बनती है कि शायद बाकी नेता इससे सबक सीखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या नेताओं का नैतिकता से नाता खत्म होते जा रहा है? क्या मोरालिटी नेताओं में खत्म हो गई है? क्या हम चरित्रहीनता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? मैं इस कठोर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसको परिभाषित करने के लिए इससे बेहतर शब्द और कोई नहीं हो सकता। हमारे साथ इस पूरी बातचीत में जुड़ेंगे कई सारे खास मेहमान। हमारे साथ संजय निरुपम जी हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाइना एनसी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, जो कि एक साइकाट्रिस्ट हैं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी लीडर है कांग्रेस के मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर। और विजेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के। ये तमाम लोग हमारे साथ में हैं। सबसे पहले विरोन सिंह सिसोदिया जी, 8 साल तक राघव जी वित्त मंत्री रहे, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो, और कई बार उनकी सीडी छपी, कभी दिखी, कभी कुछ हुआ, लेकिन एकाएक ये सीडी पर एफआईआर क्यों, गिरफ्तारी क्यों, पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों? लगता है ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या है नैतिकता का मापदंड नेताओं के अंदर और क्या कहते हैं अभी तक के तमाम नेताओं के सेक्स सीडी कांड। आपके स्क्रीन पर यह पहली तस्वीर उत्तर भारत की है, दूसरी मध्य भारत की और तीसरी दक्षिण भारत की। तीनों जगह एक ही तरह के नेता हैं और एक ही तरह के सवाल कि क्या नेताओं को सत्ता इसलिए मिलती है कि वो अपनी सेक्स कुंठाओं की पूर्ति कर सकें? मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले शुक्रवार से भूचाल आया हुआ है। यहाँ 2003 से वित्त मंत्री रहे 79 साल के राघव जी पर उन्हीं के नौकर ने कुकर्म का सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। बात इल्जाम तक ही रहती तो शायद राघव जी सियासी साजिश की दलीलों से बच जाते, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने कुकर्मों की सीडी पेश करके सूबे की सरकार और पार्टी दोनों की फजीहत करा दी। फ्लैट नंबर 102 में बाहर से दरवाजा बंद था, लॉक था, उसको हमने विधिवत बिल्कुल जो है उसमें ब्रेक करके उसमें एंटर किया प्रेमाइसेस में, जिसमें जो राघव भाई हमको मिले वहाँ पे, और उसके अतिरिक्त उनके साथ एक भतीजी का लड़का भी साथ में था, और उसके अतिरिक्त हमने वहाँ के उनके साथ में लेकर तुरंत यहाँ पे लाए हैं और अग्रिम कार्रवाई हम इनके खिलाफ कर रहे हैं। एमपी की राजनीति में जिन दिनों राघव जी की सेक्स सीडी ने बवाल मचाना शुरू किया था, उन्हीं दिनों यूपी में भी एक नेताजी की ऑडियो सीडी लेकर एक महिला जार आंसू बहा रही थी। औरैया में समाजवादी पार्टी के नेता मधु पांडे का आरोप है कि राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले 71 साल के रामबाबू यादव ने उसके पति की नौकरी के बदले में चूजे की मांग की। अब चूजे का मतलब क्या है, इससे पहले वो सीडी सुनिए, जिसके बारे में मधु पांडे का दावा है कि इसमें रामबाबू यादव उससे फोन पर चूजों की फरमाइश कर रहे थे। इसी तरह एक आध चूजा लेके आई, जब आई अकेली ना नहीं, हम किसी को लेके जाते, कोई महिला को 2 लोग जाते हैं। नहीं, चूजा वाली महिला लाना, ये नहीं महिला नहीं, चूजा साथ लेके चला करो। अच्छा, चूजा जमती हो ना? जमती तो सब बताए थे। चूजा होने 19-20 साल, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, 18 से 20 तक। अच्छा। चूजा के लिए फिर बोले कि चूजा जानते क्या होता है?
तो हमने चूजा हम नहीं जानते हैं कि आप सब जानते हैं, तो हम जानते हैं, हमने तो जानती हैं। कान लगे चूजा 18 या 20 साल की, 18 या 19 साल की लड़की बीच चूजा कहा जाता है। उन्हें आप चूजा लेके आए और महिला लेके आप न चला करें, चूजा लेके चला करें। चूंकि महिला के आरोप ऑडियो सीडी की शक्ल में सामने आए, इसलिए यूपी श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राम बाबू यादव ने आसानी से आरोपों को सियासी साजिश करार दिया। इस पूरी साजिश में मूल रूप से वो लोग हैं जिन्हें हम गिरा नहीं है कि नेतृत्व ने हमें अध्यक्ष के बाद लाल बत्ती दे दी और इसके बाद लोकसभा इटावा का प्रभारी बना दिया। ये सारा मामला उसी दिन से उठना शुरू हुआ जिस दिन से लोकसभा का हमें प्रभारी बना। केरल की राजनीति तो मानो सेक्स स्कैंडल के लिए अभिशप्त ही हो चुकी है। केरल में इससे पहले सूर्यनेली रेप कांड का शोर गूंज रहा था, जिसमें पीड़ित लड़की ने राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन पर आरोप लगाया था। पीजे कुरियन को अदालत ने तो राहत दे दी, लेकिन सूर्यनेली के साये से उन्हें पूरी तरह निजात नहीं मिल पाई है। इस कांड से पहले 1997 में कोझिकोड में आइसक्रीम पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने का भंडाफोड़ हुआ था। इस केस में केरल में ओमान चांडी सरकार में मंत्री पीके कुन्हालेकुट्टी का नाम आया कि उन्होंने आरोपियों को बचाने के लिए अपने पद और पैसे का इस्तेमाल किया। देश की राजनीति में अब ऐसी घटनाओं की भरमार है। राजस्थान का भंवरी देवी कांड हो या हैदराबाद राजभवन में एनडी तिवारी की रासलीला, अब देश की राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों से ज्यादा नेताओं के सेक्स स्कैंडल की सीढ़ी पर ही राजनीति हो रही है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या नेताओं ने नैतिकता को ताक पर रख दिया है? इन घटनाओं से राजनीति शर्मसार होती है, समाज का सिर शर्म से झुक जाता है। फिर भी नेता इन घटनाओं से कोई सबक क्यों नहीं सीखते? भोपाल में दीप्ति और औरैया में सुरेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल, क्या नेताओं में नैतिकता खत्म होती जा रही है? क्या नेताओं की सीढ़ियां ही अब चर्चा का विषय बनेंगी? राघव जी को कैसे गिरफ्तार किया गया? राघव जी को आज गिरफ्तार किया गया और उसी थाने में रखा गया जिसका कभी उद्घाटन राघव जी ने वित्त मंत्री रहते हुए किया था। साथ ही साथ वो एक अपार्टमेंट के अंदर बंद थे, अपार्टमेंट के बाहर ताला लगा हुआ था, ताला ही नहीं लगा हुआ था, बार बार उसकी कॉल बेल बजाई गई, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सूचना थी, दरवाजा तोड़ा गया, तब मंत्री जी बाहर निकले। बर्खास्त मंत्री राघव जी कुछ इस तरह से गिरफ्तार हुए। फिल्मी गिरफ्तारी दी राघव जी ने। 80 साल की उम्र उनकी बताई जाती है, 80 साल, और उस पर ये सीडी। आप समझ सकते हैं कि नैतिकता का स्तर आखिरकार कितना गिरता जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय निरुपम जी मौजूद हैं, हमारे साथ शायना एनसी जी मौजूद हैं, हमारे साथ विजेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी मध्य प्रदेश के, वो मौजूद हैं, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जो कि डिप्टी लीडर है कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश असेंबली में, वो मौजूद है, और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब आपसे मौजूद है। सबसे पहले वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मध्य प्रदेश बीजेपी में ही ऐसा क्यों है कि कई सारे सेक्स स्कैंडल एक के बाद एक सामने आ रहे हैं? नहीं, मध्य प्रदेश बीजेपी में जिस स्कैंडल अगर कोई आए हैं तो हमने उस पर कड़ी कार्रवाई की है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको बताना चाहता हूं। अरविंद मेनन पे आपने क्या कार्रवाई की है? जो पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं, अरविंद मेनन पे आपने क्या कार्रवाई की है? उन पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं 3 दिनों से कि राघव जी को नहीं, वो आरोप निराधार है और किसी एक आरोप के साथ दूसरा आरोप नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर ही क्यों? डाक में एक पत्र प्राप्त हुआ है आज से 4 साल पहले। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं का नहीं, राजनीति का एक स्वभाव बन गया है। परंतु राघव जी के मामले में हम सख्त रहे, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। यहां तक कि आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो हमने स्वागत भी किया है कि आपने ठीक एक्शन किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी चरित्र के नाते परीक्षा हुई है, हम उस पर खरे उतरे हैं। इस समय इसीलिए आपको मंत्री जी को गिरफ्तार करना पड़ा। हमारा प्रमुख सिसोदिया जी, इसीलिए मंत्री जी गिरफ्तार हुए।
क्योंकि आप नैतिकता की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। मंत्री जी को पार्टी से निकाला, मेरी बात तो सुनिए, मंत्री जी को पार्टी से निकाला हमने, वो पार्टी के अंदर नहीं रहे, उन पे केस रजिस्टर्ड हुआ, पुलिस अरेस्ट करके लाई और भारतीय जनता पार्टी ने उनके गिरफ्तारी का स्वागत किया है कि पुलिस ने ठीक एक्शन किया। इससे बीजेपी का चरित्र समझो आप कि जो निकटतम व्यक्ति था, अगर अपराधी था तो हमने एक झटके में हमसे अपने आप से दूर कर लिया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति इस पे खरे उतरे हैं। यहाँ एक बड़ा समूह होता है नेताओं का, उसमें सैकड़ों में एक दो गड़बड़ हो सकते हैं, परंतु पार्टी कुल मिलाकर कैसा व्यवहार करती है इससे चरित्र स्पष्ट दिखाई देता है। नहीं सिसोदिया जी, मैं आगे बढ़ूं, चौधरी राकेश सिंह जी के पास जाऊं। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। राघव जी की ये कथित सीडी मध्य प्रदेश में कई समय से सर्कुलेशन में थी, कई वक्त से घूम रही थी, कई लोगों के पास थी। मैं ये दावा कर सकता हूं मेरे पास भी सीडी उपलब्ध थी, लेकिन नैतिकता के तकाजे पर हमने सीडी नहीं चलाई। गिरफ्तारी तभी क्यों होती है जब वो व्यक्ति पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है, उससे पहले नेताजी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि बीजेपी के मध्य प्रदेश के हर नेता को पता था हकीकत क्या है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं इस मामले में। भारतीय जनता पार्टी की जानकारी में आते ही हमने तुरंत एक्शन किया। अब उसके पहले आपके पास सीडी थी या खुद ने कहा कि हम तो हमारे पास 20-21 दिन तक सीडी रखी और हमने पुलिस को दी। जब सीडी एक के पास पहुंची और हमारे सामने आ गई, उसके पास किसी के पास सीडी थी ऐसा वो खुद भी नहीं बोल रहा कि किसी के पास सीडी थी। उनकी वीडियो सीडी तो एक ही बन गई। परंतु मैं बीजेपी के कैरेक्टर की बात पर फिर आता हूं, बार बार आता हूं कि जब जब भी हमारी इस नाते परीक्षा हुई है, भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। हमने हमारे बड़े से बड़े व्यक्ति पर एक्शन किया है और उसका कारण है कि जनमत आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए, चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में सांच को आंच नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चौधरी राकेश सिंह जी, सहमत हैं आप सिसोदिया जी की बात से? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि राजनीति में ये चलन हो गया है। राजनीति में अच्छे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं राघव जी जैसे जो राजनीति को तार तार करते हैं। ये मैं कह सकता हूं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है चरित्र हनन का, लेकिन ऐसे लोग जिस संस्था में रह रहे हैं, और जैसा आपने अभी कहा है कि 2011 में भी उनकी एक सीडी की उल्लेख हुआ था और मुझे भी उसके बारे में जानकारी थी, उस महिला को केस लगाकर जेल भेजा गया था। अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी उस समय निर्णय ले लेती तो आज उनको ये वाला दिन नहीं देखना पड़ता जो राघव जी की ये सीडी आई है लड़के के साथ में। किसी की एक व्यक्ति के आचरण का असर पूरे राजनीतिक बिरादरी पर आज हिंदुस्तान में पड़ रहा है। हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति समाज का एक तरीके से प्रेरणा स्रोत होता है, लोग उसका अनुसरण करना चाहते हैं। जब ऐसे गंदे लोग, ऐसे निर्लज्ज लोग राजनीति में ऐसे कृत्य करेंगे तो हम देश को क्या, समाज को क्या हम मैसेज देना चाहते हैं, हम प्रदेश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का बृजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हमने कर लिया, आज उनको निकाल के फेंक दिया। उनको 2011 में जब उनके ऊपर आरोप लगा था उसी समय उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। तब मैं ये मानता कि आपने सही समय पर निर्णय लिया है। और आज जब पूरी मीडिया हावी हो गई तब आपने उनको बर्खास्त किया। आज सारे लोग, प्रदेश की एक एक जनता राघव जी को थूक रही है, तब आपने उनको अरेस्ट कराया। तो ये विचार योग्य बात। और जब आप समय पर कार्रवाई करेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आप पाक साफ हैं, आपका चरित्र साफ है, पार्टी साफ है। लेकिन इतने दिनों तक डिले करना, इतने दिनों तक उनको बचा के रखना और संरक्षण देना, ये मैं कहीं ना कहीं इसमें भी मैं आपका, इन लोगों का मैं ये मानता हूं कि ये दाल में काला है। सिसोदिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास दो खास मेहमान और हैं, संजय निरुपम जी और शाइना एनसी जी। संजय जी, मैं पूरे इश्यूज पे पूछता हूं। मैं कांग्रेस और बीजेपी को फिलहाल नहीं लाना चाहता क्योंकि मध्य प्रदेश का एक लोकलाइज्ड मुद्दा है, वो बीजेपी से रिलेटेड है। पर ऐसे भी कई किस्से हैं राजस्थान में, भवरी देवी जैसे, जिसमें कांग्रेस के नेता भी उससे रिलेटेड रह चुके हैं, गिरफ्तार हैं, जेल में हैं या उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। सवाल यह है, क्या राजनेताओं में नैतिकता खत्म होती जा रही है? दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से इसको एकदम से जनरलाइज किया जाना चाहिए। बाकी नेताओं और बाकी पार्टियों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने हमेशा दावा किया है
कि उनका एक अलग चाल, चरित्र और चिंतन है। उनके नेता जब इस प्रकार की हरकतों में पाए जाते हैं तो मुझे लगता है, मुझे सवाल उठाना पड़ता है कि कौन सा चरित्र, कौन सा चाल है आपका। सवाल सिर्फ राघव जी के अप्राकृतिक यौन संबंधों का नहीं है, सवाल पूरे मध्य प्रदेश में कई विधायक, कई मंत्री कभी भ्रष्टाचार या कभी इस प्रकार की हरकतों में पाए जाते हैं। बार बार कहा जाता है मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, जब पूरे मध्य प्रदेश के विधायक और उसके मंत्री उल्टे सीधे धंधों में शामिल पाए जाए तो कैसा कैप्टन है भाई। कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के दामन पर दाग लगा है, कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी को अब यह कहने का हक नहीं है कि वो एक अलग पार्टी है, उनका चरित्र अलग है। तो जिस प्रकार से पूरे नेताओं की बिरादरी को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लेट एक्शन के बाद किया है, उसकी सजा भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए और उसका एक कहीं ना कहीं सिंहावलोकन भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, बार बार जो कांग्रेस के कभी किसी एक व्यक्ति के ऊपर कुछ आता है तो जिस प्रकार से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जो राघव जी के सीडी 2011 से घूम रहा था, उस राघव जी के ऊपर कार्रवाई तब होती है जब एफआईआर होता है। एफआईआर से पहले भी कार्रवाई कर सकते थे अगर वो सही चाल, चरित्र और चिंतन में विश्वास करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का मामला हो, चरित्र गिरे हुए चरित्र का मामला हो, हर मामले में उन्होंने भारत की राजनीति को और दागदार किया है। इसका ताजा सबूत मध्य प्रदेश के राघव जी हैं, जो 80 बरस के बुजुर्ग हैं और 80 बरस के बुजुर्गियत में भी जिस प्रकार की हरकतें करते हुए पाए गए, निश्चित तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी से शर्मसार होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि मेन अपोजिशन पार्टी है हमारे देश की, अगर वो शर्मसार होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति के ऊपर बाहर से जो दो लोग देख रहे हैं एक सवाल उठाते हैं। तो पूरे भारतीय राजनीति को बदनाम करने में भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। शायना, कोई डिफेंस है आपके पास राघव जी की सीडी का? दीपक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया या फिर देखा नहीं कि उनकी अरेस्ट हो या फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो बहुत अच्छा लगता कि जब लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचे बिना कदम उठाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद कदम उठाए। जब गले तक फंस गए थे, शायना जी जब गले तक फंस गए थे, बैठते हैं। एक मिनट दीपक जी, एक मिनट, मेरे पास लिस्ट है मध्य प्रदेश के नेताओं की। एनडी तिवारी का शायद आपको जिक्र करना उचित नहीं समझे। बिल्कुल, एनडी तिवारी का जिक्र भी था पैकेज में, आपने देखा नहीं। बाद उनको गवर्नरशिप दिया गया तो कांग्रेस जो और एनडी तिवारी का वो इंटरव्यू मैंने ही किया था जिसमें उठ के भागे थे शायद पड़ेगा। लेकिन मदरना का केस हो, देखिए दीपक जी, आप बोले या मैं बोलूं? नहीं, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। और फिर आपको जितने सवाल पूछने हैं पूछ लीजिए। आप बोलिए, प्लीज बोलिए। कांग्रेस यहां बैठी है और संजय निरुपम हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं उनको कहना चाहती हूं कि प्लीज याद कीजिए, आपके पार्टी में एक बुजुर्ग हैं एनडी तिवारी, जिनको स्कैंडल के बावजूद आपने एक गवर्नर का पद दिया है। मदरना के केस में बाबरी देवी का जो बयान है, प्लीज सुन लीजिए कौन से चाल चरित्र के बारे में आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक आइडियोलॉजी है, आज भी एक मॉरल गाइडेंस है, और जब कोई भी ऐसे व्यक्ति पाए जाए एक बहुत ही बड़े राजनीतिक दल में, मैं समझती हूं कोई भी पार्टी से क्यों मौजूद ना हो, गोपाल कांडा की हम जिक्र करें तो जब शोषण के मामले में वी नीड टू नॉट जस्ट पॉलिटिकली ऑस्ट्रेसाइज देम बट सोशली ऑस्ट्रेसाइज देम एज वेल। तो यहां बैठ के टिप्पणी करना कि बीजेपी में इतने ज्यादा हैं या कांग्रेस में इतने ज्यादा पकड़े गए, उससे ज्यादा हमें यह सोचना चाहिए कि शोषण के मामले में किस ढंग से हम देखें कि कड़ी से कड़ी सजा मिले गुनहगार को और एक पॉलिटिकल ऑस्ट्रेसाइजेशन के साथ सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन भी मिले। और मैं मानती हूं कि जो हमने कोई कदम नहीं उठाए या हम कहते रहे कि हम देखेंगे कि कार्रवाई होने दीजिए, नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि उनको अरेस्ट कीजिए। पुलिस के साथ जो मुख्यमंत्री खड़े हैं तो वो सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स के लिए नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि राजनीति में एक चाल चरित्र और एक बेंचमार्क होना चाहिए। 55 साल से आपके कार्यकर्ता थे और वो कह रहे थे राघव जी कि आपने दूध में मक्खी की तरह उनको निकाल दिया।
80 साल की उनकी उम्र है। जो एक कार्यकर्ता कुछ गलत करें तो जरूर निकालना पड़ेगा, और जहां हम नहीं करते हैं तो यही मीडिया, आप कह रहे हैं दीपक जी के आपके पास कोई सबूत था, तो पहले आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास अगर किसी की सेक्स सीडी आएगी मैं उसको नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखाऊंगा चाइना जी। जो आप समाज में चाहिए कि परिवर्तन आए, जो आप चाहते हैं कि राजनीति में खुद परिवर्तन आए, तो हर एक राजनीतिक दल को ये हाई मॉरल ग्राउंड पे कदम उठाना ही पड़ेगा, ताकि एक बेंचमार्क, एक डिटरेंट हो। बाकी जितने भी लोग हैं जो राजनीति में और खास तौर से समाज में जुटे हैं, जहां वो मानते हैं कि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो एक चाल चरित्र जरूर मुझे लगता है कि हर एक पार्टी में ये निर्णय होना चाहिए। दीपक, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आप सवाल पूछना चाहते थे, पूछ सकते हैं। दीपक, मेरे मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर कोई नौजवान नेता हो भारतीय जनता पार्टी का और किसी पार्टी का, और वो अगर अपने दायित्वों का और अपने स्वभाव का, अपने व्यवहार का प्रदर्शन सही ढंग से न करे, बात समझी जा सकती है। लेकिन 55 साल तक भारतीय जनता पार्टी में जिसको ट्रेनिंग मिली, जो आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हो, जिसके चरित्र की लोग कसम खाते रहे हों, अगर उसने इस प्रकार की हरकत की, उसका इतना बड़ा चारित्रिक पतन हुआ, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को किस प्रकार का चरित्र निर्माण का कार्यक्रम सिखला रही है, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार के लोग इस प्रकार की चरित्रहीनता का एक परिचय दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, मुझे लगता है पूरे भारतीय जनता पार्टी पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। कहीं पे लोग दंगे में शामिल हैं, कहीं पे फर्जी एनकाउंटर के अभियुक्त बने हैं, कहीं के ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं पे कुछ इस प्रकार की एक चरित्रहीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कौन सी पार्टी है? और उसके बाद भी दावा करते हैं कि हम एक बेंचमार्क तय करेंगे और हमारा चाल चरित्र और चिंतन बहुत अलग है। मुझे लगता है भारत की जनता को भारतीय जनता पार्टी के छलावे और झूठे और दुष्प्रचार से अब सावधान होना चाहिए। कम से कम मध्य प्रदेश की घटना ने हम सबकी आंखें खोली है, इस देश की जनता की आंखें खोली है, और इससे देश की जनता को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। साइना जी, मैं आपका जवाब लूंगा, कुछ समझना चाहिए। मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन अभी अभी मुझे एक दर्शक ने एसएमएस भेजा है, मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। साइना जी, अभी अभी एक दर्शक ने मुझे एसएमएस भेजा है और उसने ये कहा है कि अभिषेक मनु संघवी अभी भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप पूछेंगे संजय जी से, संजय जी से सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन पहले आप, ये कांग्रेस हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठती है, एनडी तिवारी का जवाब दीजिए, मदरना का जवाब दीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब दीजिए। इतने सारे उदाहरण हैं जहां बिल्कुल, जब एनडी, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ दीपक? साइना जी, जब एनडी तिवारी की चर्चा होगी तो बिल्कुल हम जवाब देंगे, जब मदेरना की चर्चा होगी तो बिल्कुल हम जवाब देंगे, जब अभिषेक मनु सिंघवी की चर्चा होगी बिल्कुल जवाब देंगे। लेकिन इस समय तो राघव जी की चर्चा हो रही है, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है उसका कौन शील कर रहा है राघव जी को? क्या हम यहाँ बैठे हैं? क्या हम यहाँ बैठे हैं? एक मिनट संजय जी, ओके, एक मिनट संजय जी, आपको जो आप सिलेक्टिवली जो जवाब देना चाहते हैं वो आपके तरफ से आप दे सकते हैं, लेकिन देश भर में यही चर्चा हो रही है कि ये सेम कांग्रेस जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, शोषण के इतने आरोप, जो आप सिलेक्टिवली एक ही केस को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हाईलाइट कीजिए। क्योंकि मैं बोलना चाहती हूं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते कि भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं टॉलरेट करेगी, और हमने स्वाभाविक रूप से जो कदम उठाए हैं बिल्कुल तुरंत, विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, जहां हमने नहीं किया तो स्वाभाविक रूप से आप ये चर्चा जारी रख सकते हैं, लेकिन जो हमने हमारा काम नहीं किया तो आप जितने भी मुद्दे के ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने जो अभी आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा जनता को। येदुरप्पा का भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार था, और उस येदुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई करने क्या ये मुद्दा है अभी संजय जी, या आप सिर्फ राघव जी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं? लेकिन क्या आप अभी सिर्फ येदुरप्पा के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ मध्य प्रदेश? लेकिन देखिए हमने वहाँ भी संजय जी, आज ही का मुद्दा है जो मैंने उठाया है कि केरल में गोवन चंडी का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? केरल के अंदर क्यों केरल के अंदर बार बार इस तरह के स्कैंडल हो रहे हैं, और क्यों कांग्रेस के नेताओं के नाम उसमें आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी आज बनता है।
बिल्कुल, ओमन चंडी का जो विषय आप डिस्कस करेंगे बिल्कुल उसके ऊपर मैं जवाब दूंगा, लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी के राघव जी पे चर्चा हो रही है, उसी के ऊपर चर्चा करिए। बीजेपी के भ्रष्ट आचरण की चर्चा नहीं, मैंने दोनों पे चर्चा की है संजय जी। मेरा जो पैकेज है वो समाजवादी पार्टी के नेता को भी डील करता है, वो कांग्रेस के नेताओं को भी डील करता है, वो बीजेपी को भी करता है। कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी पे तो चर्चा करिए। मेरा जो मुद्दा है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को डील करता है, किसी एक को नहीं। रहते हैं रोज कांग्रेस पे हमले करते हैं, कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा देख रही है। कांग्रेस की बात आप टालना चाहते हैं और जो आप चाहते हैं आप उसका जवाब दे, जो आप नहीं चाहते हैं उसके ऊपर आप ब्लिंकर्स लगाएं। कोई नहीं टाल रहा, हम क्या टालेंगे, हम क्या टालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल संजय जी, शायना की जरूरत किस प्रकार से 10 सालों से आपने मध्य प्रदेश को तबाह कर रखा है। दीपक जी सिसोदिया जी, बहुत देर से आप खामोश हैं और पूरे आरोप मध्य प्रदेश बीजेपी पर। हमारी बात भी आने दीजिए। बिल्कुल, बोलिए। दीपक जी। हाँ बिल्कुल सिसोदिया जी बोलिए। कहना संजय जी से कहना चाहता हूं कि इस लाइव को पूरा देश देख रहा है। संजय जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइव को पूरा देश देख रहा है। जब आप पे कोई बात आती है तो आप राघव जी पे जाते हो, और जब हम राघव जी की बात करते हैं तो आप उसको पूरे देश का चरित्र बोलने लगते हो। मुझे अगर आप ये कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छे है कि ये लाइव संजय जी खत्म कर लेने दीजिए उनको। संजय जी को एक लाइन देना चाहते हैं, अगर अरे आप सुनिए संजय जी, सुनने का स्वभाव बनाओ। अगर आप बोलते हो तो सुनने की आदत भी डालो, अगर सुनने की आदत नहीं डालोगे पूरा देश आपको देख रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक घटना को हमने कितनी कड़ाई से किया। इनके बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के नेता या दूसरे नेता आज भी कैरेक्टर के मामले में, बलात्कार के मामले में दोषी हैं, परंतु इनके पदाधिकारी बने हुए हैं। मैं 25 नाम गिना सकता हूं इस देश को, परंतु हमने राघव जी को एक झटके में निकाल दिया। हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं कि हमारे वो बड़े नेता थे, बरसों से थे, परंतु अगर हम पे एक नए पैसे भी शक हुआ तो हमने कार्रवाई की, हमने पुलिस को खुली छूट दी। आज वो हमारे विधायक नहीं है, आज वो निर्दलीय विधायक हैं। आप कल्पना कर सकते हो, इनके एक बड़ा नेता में अगर मैं गिनाऊंगा सम्मान के साथ उनको लगेगा हमारा अपमान कर रहे हैं, परंतु ये ठीक नहीं है। नहीं सिसोदिया जी गिनाइए ना, चाह रहे हो गिनाइए। ये तो कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि 55 साल जो आदमी आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हो, अगर 80 साल की उम्र में इस चरित्र का निकलता है तो आपकी चाल, चेहरे और चरित्र के बारे में क्या कहा जाए। जब आप पर ये इतने खुले आरोप लगा रहे तो आप भी लगाइए, अगर आपके पास नाम है तो आप भी बोलिए कौन से नाम है आपके पास जो मैंने गिनाए उसके सिवा। मैं दीपक जी में वही बात मैं सम्मान से दोहराना चाह रहा हूं कि ये बीजेपी की ताकत है कि 55 साल भी अगर कोई साथ रहा और दोषी पाया तो बाहर निकाल दिया। ये कांग्रेस की ताकत नहीं है, इनके दल की ताकत नहीं है। इनके बड़ा नेता के सामने तो सिर झुकाते ही आए हैं, परंतु मैं कह रहा हूं हम पूरे देश को सुनाते दिशा दे रहे हैं कि देखो एक समय था कि इनका बड़ा से बड़ा व्यक्ति। आपको लगता है, माफ कीजिएगा सिसोदिया जी, माफ कीजिएगा, राघव जी का एग्जाम्पल सेट करके आप दिशा दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं समाज को क्या दिशा मिल रही है। मैं मनोचिकित्सक डॉक्टर कपिल कक्कड़ से पूछूंगा, राघव जी की सीडी और बीजेपी। सिसोदिया जी अब सुन लीजिए, समाज को क्या संदेश जा रहा है। शायना एनसी जी, आप और सिसोदिया जी आप दोनों सुन लीजिए। डॉक्टर कपिल कक्कड़ है मेरे साथ, मनोचिकित्सक। डॉक्टर कक्कड़, क्या संदेश जा रहा है समाज को एक 80 साल के बुजुर्ग की सीडी देखने की। ये ना कांग्रेस की बात है ना बीजेपी की बात है। दूसरा जो हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, और जो इस डिबेट में हो रहा है वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा, जो लोग इस पावर में पोजीशन में पहुंच जाते हैं उनके लिए 3 मेजर इंड्यूसेस होते हैं। एक पैसा होता है, दूसरा सेक्स होता है, और तीसरा ईगो होता है। जहां तक पैसे की बात है वो ओवर करप्शन वगैरह जो चल रहा है, और उसके लिए इन लोग को डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, ईगो मसाज इन्फ्लेट करने के लिए इनके बहुत सारे लोग आसपास घूमते हैं। तीसरा, जब ये सेक्स की बात आती है, जैसे सॉडोमी, इसके अंदर एक फैंटेसी अकम्प्लिशमेंट आती है। और ये क्यों आता है? क्योंकि जब ये लोग जिस पोजीशन पे होते हैं, बहुत सारे लोग इनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं, तो पैसा तो सब कुछ हो जाता है। बात यह है कि एक पर्सनल इमोशनल टच कैसे दिया जाए। और अगर आप ये वाली चीजें देखेंगे, ये हाईली प्राइवेट होती है नेचर में। आप किसी को भी नहीं बोल देंगे इस तरह की चीजें आपको करने को, देने को। तो जो लोग इनका कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं वो लोग इनके साथ मिल जाते हैं।
और यही हमारे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सर्कल में चलता है। ये चाहे बीजेपी कह दे, निरुपम जी कह दे कि ये सिर्फ बीजेपी में होता है या हमारी पार्टी में कम होता है, या बीजेपी कह दे कि नहीं होता, तो ये सब गलत है और ये हमारी आज की डेट में लाइफस्टाइल बन चुका है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, हम लोग कैसे देखते हैं। अगर आपने परसों का विंबलटन देखा हो, फाइनल्स देखा हो, यूके इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वहां पे थे और आप देखेंगे कोई लोग आसपास कहीं, सब अपने में मस्त थे। कोई ये नहीं था कि 10 बंदे खड़े हो गए, कोई उनके पास जा रहे हैं। वहां पे मसाज, ईगो मसाज जैसी कोई चीजें नहीं है। हमारे यहाँ पे आप सोचिए, मनमोहन सिंह जी स्टैंड पे जा रहे हैं, सोनिया गांधी जी स्टैंड पे जा रही हैं, या कोई और बड़ा नेता स्टैंड पे जा रहा है, आप देखेंगे सारे वहां पे उस पूरे स्टैंड में हलचल हो जाएगी, सब खड़े हो जाएंगे, शैतालियां भी बजाएंगे। तो ये एक हमारा रवैया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन चुका है। जहां तक हम फिर मैं सेक्स की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा लोग इनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो एक पर्सनल टच, एक सेक्स जैसी चीज है जो इन लोग को मिलती है और जिससे ये लोग अपना जो, फिर मैं वर्ड यूज करूंगा, फैंटेसी अकम्प्लिशमेंट, निर्णय भी बदलते हैं, नीतिगत प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं ऐसी चीजें। बिल्कुल करती हैं, क्यों नहीं करती। इसीलिए तो इन लोग, अब देखिए ये दिस मैन इज 79-80 ईयर्स ओल्ड, इनकी फैंटेसी अकम्प्लिशमेंट एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, तो इन्होंने अपने सर्वेंट को यूज करने का कोशिश किया। और इन लोगों की ऐसे ही हर स्टेज पे, अगर आप ज्यादातर, अगर मैं वैसे नहीं बोलूंगा, बट प्राइमरीली अगर आप काफी गेज को भी देखते हैं वो, या होमोसेक्सुअल्स को भी देखते हैं, वो जब एक टाइम पे ऑपोजिट सेक्स से कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, डिसएसोसिएट होना चाहते हैं, तो उनको होमोसेक्सुअलिटी के अंदर वो घुसते हैं। सिसोदिया जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, इसका मतलब राघव जी ने इतने साल वित्त मंत्री रहते हुए इन चीजों के चक्कर में निर्णय भी प्रभावित किए होंगे सरकार के, आम जनता के पैसों को भी इधर उधर किया होगा। हेलो हेलो, आवाज बाजो। सिसोदिया जी के पास हम फिर चलेंगे। चौधरी राकेश सिंह जी, असेंबली के अंदर आपके लीडर ऑफ अपोजिशन और आप लोगों ने कई आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। क्या आपको लगता है कि राघव जी ऐसी पोजीशन में थे कि ऐसी तमाम चीजें करके मध्य प्रदेश सरकार के जो जन कल्याणकारी निर्णय है उसको प्रभावित करें? हाँ, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति इस चीज में लिप्त रहा होगा तो उसने कहीं ना कहीं कोई अपनी मन मर्जी के काम कराने का प्रयास किया होगा और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग भी इस कृत्य में शामिल रहते हुए किया होगा। लेकिन दीपक जी, एक बात मैं पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, कहना चाहता हूं कि चंद लोगों की वजह से पूरी बिरादरी को खराब नहीं कहा जा सकता है। पैसा, शोहरत, राजनीति में इज्जत मिलने के साथ साथ, जैसा डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत नजदीक आती हैं। लेकिन हम समाज के आइकॉन हैं, हमें समाज देखता है। तो ये 20% लोग अगर गंदे हैं तो हम पूरे 80% लोगों को हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के राजनेता सब ऐसे हैं। एक राघव जी, एक कोई मदेरणा, एक कोई ओमन अगर आते हैं तो हमें इनको, इस गंदगी को, इसको दूर करना चाहिए और अपना इस बिरादरी को बहुत संरक्षित करना चाहिए। जहां तक आपने बात की है, अगर कोई व्यक्ति इतना वशीभूत हो गया है किसी अप्राकृतिक कृत्य में, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने पद के ऑर्डर्स को, उनको योजनाओं को प्रभावित किया होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जब इन बातों का खुलासा होगा दीपक जी, तब ये सारी बातें आएंगी। और जो व्यक्ति 80 साल के करीब पहुंच जाए और फिर ऐसे कृत्य कर रहा है, तो मैं समझता हूं उसको ना तो समाज का भय है, ना परिवार का भय है, ना राजनीतिक भय है। वो अपनी बुद्धि और कौशल को बिल्कुल दरकिनार करके उन्होंने ऐसा कृत्य किया है जो समाज के लिए हेय है और हमारी राजनीतिक बिरादरी के लिए हेय है, जिससे हम लोग भी नीचा देखते हैं। सिसोदिया जी, क्या कहेंगे? उन्होंने अपने निर्णय प्रभावित नहीं किए होंगे अगर वो इस तरह की विकृति के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं उसी बात को कहता हूं। इन सभी साथियों की बात से मैं इतना जरूर सहमत हूं कि सारे लोग इस राजनीति में बुरे नहीं है। 2-4-5% बुरे हो सकते हैं, परंतु अगर कोई बुरा है तो हमने उसको संरक्षण नहीं किया जैसे कि दूसरी पार्टी में होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को गंभीरता से हम क्यों नहीं विचार करते कि इतनी तेजी से आज तक किसी पार्टी ने एक्शन किया क्या? जिस बात को आप बार बार कह रहे हो कि इतना पुराना व्यक्ति था, अगर उनका दल में असर था तो दल ने कितने ढंग से उनको नकारा।
आज मध्य प्रदेश आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिसोदिया जी, मजबूरी में फिसल गए तो हर हर गंगे वाला मामला था ये। आपके पास कोई विकल्प नहीं था, जो सब कुछ सामने आ गया था उसके बाद आपने जब तक बचाना था उनको बचाया, ये भी हकीकत है। दीपक जी, हर चीज के कई एंगल होते हैं। नहीं दीपक जी, ये गलत है। हमने एक क्षण के लिए उनको नहीं बचाया। वो टाइमिंग अगर आप मिलाओगे तो आपको साफ हो जाएगा कि जैसे ही उसकी सीडी उनके पास, पुलिस के पास पहुंची और उसका केस कायम हो गया। पहले व्यक्ति गया था बालक, उसने जो शिकायत की थी उस समय उसने सीडी जमा नहीं की थी। सीडी जमा करने के बाद ही एक्शन हुआ और उसके अंदर 24 घंटे से अधिक समय नहीं लगा। आप पूरा टाइमिंग और मिलाओ। उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता मिस्टर पटेरिया 22 सीडी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुनिए सिसोदिया जी, मेरा ये सवाल भी सुन लीजिए। उससे पहले एक नेता भारतीय जनता पार्टी के पटेरिया साहब 22 सीडी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बीजेपी के हर नेता को ये सीडी दिखा चुका हूं। वो तमाम लोगों का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये सीडी मैंने बनवाई थी क्योंकि मैं एक्सपोज करना चाहता था कि मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के अंदर क्या क्या हो रहा है। पहले आपकी पार्टी पटेरिया को निकालती है, उसके बाद राघव जी को निकालती है। ये आपके घर का ही काम है, इसमें चौधरी राकेश सिंह या किसी और पर दोष मत डालिए आप। दीपक जी, आज के साथ नहीं दीपक जी, राकेश जी को नहीं है। आप समाचारों को ध्यान से करें। पटेरिया जी ने यह नहीं कहा कि मैंने नेताओं को सीडी दिखाई है। उन्होंने आज समाचारों में फिर पढ़िए, उन्होंने कहा कि कोई नेता अगर मुझे मना कर देता तो मैं सीडी सामने नहीं दिखाता। मुझे किसी नेता ने घास नहीं डाली। आप जरा समाचार को ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी वीडियो क्लिप भेज दूंगा। से बात नहीं की पटेरिया जी, मैं आपको उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप भेज दूंगा चैलेंज के साथ। जी धन्यवाद। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा जी। क्या ये लोग ये मानते हैं कि अभी ये पकड़े गए हैं तो इन्होंने हाल ही में काम शुरू किया है? मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ये वाला जो उनका पैटर्न है, जो उनका पैटर्न है, वो आज का 1 साल का 6 महीने का नहीं है। वो पिछले 10, 15, 20 साल से चल रहा होगा। और मैं एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इंडिविजुअल, मैं पूरा ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि क्योंकि आप लोगों को सीडी मिली है तो आज आप लोगों ने उनको निकाल दिया है। बट आप मुझे ये कह रहे हैं कि एज अ पार्टी आपके कार्यकर्ता, आपके लोगों को नहीं मालूम था कि वो कितने टाइम से ये सब चीजें कर रहे हैं। ये काफी सरप्राइजिंग है। शाइना एनसी जी, आप जवाब देना चाहेंगी हमारे मनोवैज्ञानिक की इस बात का? जी हाँ जी बिल्कुल। मैं जहां तक शिवराज सिंह चौहान कि हमारी सिसोदिया जी, शाइना एनसी जी जवाब दे रही है। शाइना एनसी जी कुछ कह रही है, आपके पास आता हूं सिसोदिया जी। जी शाइना जी। जी बोलिए। देखिए, जहां तक शिवराज सिंह जी चौहान की बात है तो उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति जो दिखानी थी वो पहले 24 घंटे में ही दिखाया। उन्होंने किसी को शील्ड नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा से सबसे बड़ा मुद्दा जो ये उठता है कि समाज का खौफ क्यों नहीं है, जो राजनीति में है। क्या कोई भी पार्टी में हो, मदरना का केस हो, एनडी तिवारी का हो, अभिषेक मनु सिंघवी का हो, ये पर्टिकुलर केस हो, कि क्या हर एक नेता को ये लगता है कि उनका हक बनता है शोषण करना, और क्या उनको लगता है कि राजनीति में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, या फिर उनको क्या लगता है कि जनता नहीं देख रही है? तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही डरावना परिस्थिति है, जहां हमें ऐसा ऑलमोस्ट महसूस होता है कि लोग जो राजनीति में हैं उनको लगता है कि जनता ने तय करना है कि वो आएंगे दोबारा या नहीं। लेकिन मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से हर एक राजनीतिक पार्टी को ये बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा, जहां हम सोचें कि नहीं, एक बार ये कलंक या दाग या आरोप है और साबित हुआ है तो कहीं उनको दोबारा एक पद ना मिले, उनको एक मौका ना मिले। और ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं मानती हूं कि ये डिबेट का जो सही मुद्दा ये है कि राजनीति में हम कैसे देखें कि हर एक व्यक्ति का चाल चरित्र हो, जहां हर एक व्यक्ति। अरे शाइना जी, यही तो व्यक्ति है जिन्होंने आपकी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को बनाया है मध्य प्रदेश में। यही राघव जी हैं। 5 बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार एमएलए रह चुके हैं, 9 साल से मंत्री हैं। आप वापस देखिए दीपक जी,
आप वापस वही मुद्दे पे आ रहे हैं जो 50 साल में कोई एक कार्यकर्ता है जो हमने झिझक के उनको एक ढंग से प्रोटेक्ट किया, तो आप ये मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन हमने डॉक्टर कपिल कक्कड़ क्या कह रहे हैं आपने सुना नहीं? देखा है कि आपने उनकी बात का जवाब भी नहीं दिया। डॉक्टर कपिल कक्कड़ ने सीधा ये सवाल पूछा है, सुना, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 80 साल की उम्र है, एक रोज में थोड़ी करने लगे होंगे। ये जवाब देना चाहती हूँ कि एक बहुत ही बड़े राजनीतिक दल में कभी कभार ये चीज सामने नहीं आते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से कोई दखल अंदाज नहीं करते हैं। लेकिन मैं आज सल्यूट करना चाहती हूं तो ये जो विक्टिम है उनको, कि उन्होंने एक कंप्लेंट रजिस्टर किया जहां सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए, क्योंकि आज गोपाल कांडा का केस आप देखिए या कोई और केस आप देखिए तो ऐसा लगता है कि द रिच एंड पावरफुल गेट अवे विथ मर्डर, बट दैट इज नॉट द केस। शाइना जी, आप मुझे बताइए, नॉट द केस इन एनी पॉलिटिकल पार्टी। जब आप पार्टी चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आप एक दूसरे पे अच्छी तरह नजर रखते हैं, आप एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पे नजर रखते हैं, तो आप ये कह रही हैं कि आप लोग अपनी पार्टी के लोगों पे नजर नहीं रखते और आपको ये नहीं मालूम होता कि क्या हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात अभी कही डेटरेंट की। अगर आप डेटरेंट को अगर आप देखेंगे, देखिए बिहेवियर कहां से आता है? बिहेवियर एनवायरमेंट से आता है, एनवायरमेंट इंड्यूस करता है बिहेवियर। अब मैं हाल ही की बात दे रहा हूं, ये ऑफ द टॉपिक है। आप सब पार्टीज आरटीआई जैसी चीज को आप लोग अपोज कर रहे हो, मॉरली आप लोग स्ट्रांग नहीं होना चाहते। डिबेट में हम सब कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। ये गलती कब आती है? जब वो सरफेस हो जाती है। आपके यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी दोनों के लोग कह रहे हैं 5% होता है, 20% होता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप रिसर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से 80% लोग होगा ये वाली चीज जो आप 5, 10, 15, 20% में सिमट के रह रही है। चलिए तो हाँ, चलिए इस बहस को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर कपिल कक्कड़, आपको लगता है कि शायद ऐसे लोगों का नंबर समाज में और ज्यादा हो? मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं करता, मैं यहाँ समाज को जोड़ देता हूँ। बिल्कुल। लेकिन सिसोदिया साहब मेरे साथ मैं डॉक्टर साहब की बात पे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए सिसोदिया जी, मेरे पास 2 सीधे सवाल है आपके लिए। उसके बाद मेरे पास 2 सीधे सवाल हैं आपके लिए, बताइए आप। हाँ, मैं डॉक्टर साहब की बात पे मैं डॉक्टर साहब की बात पे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, मैं भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं। डॉक्टर साहब, जो आप विषय कह रहे हो ना कि पेने क्यों नहीं सुधारा जाता, ये फैमिली में संभव है। पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी बात तथ्यों के और प्रमाण के आधार पर करना पड़ती है। बिल्कुल ठीक। और इसलिए जब तक कोई प्रमाण नहीं हो तब तक आप किसी के बारे में अंदाज से नहीं कह सकते कि आज ये हुआ तो 25 साल पहले भी हुआ होगा और तब क्यों नहीं चेक करा। ये बच्चा नहीं है घर का, पार्टी का कार्यकर्ता है, जो हर बात पे बहस करता है। डॉक्टर कक्कड़, भी हमारे पास कोई तथ्य आया, हमने कार्रवाई की। 2 सवाल है मेरे पास, 2 सवाल। एक आपके मंत्री अजय बिश्नोई से जुड़ा हुआ, दूसरा जुड़ा हुआ अरविंद मेनन से। दोनों के खिलाफ महिलाओं ने बाकायदा कंप्लेन फाइल की है। क्या आज तक उसकी जांच हुई? कुछ चीजें तो कोर्ट तक भी पहुंची है, धीरे धीरे कोर्ट तक भी पहुंची है। क्या बीजेपी ने कोई इंटरनल इंक्वायरी की? क्या आपके संगठन ने किसी भी तरह की जांच की? और अगर जांच नहीं की तो उनको क्लीन चिट कैसे दे दी? जिस बात पर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसी बात पर, इन 2 नामों पर मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, अजय बिश्नोई के खिलाफ जो डॉक्टर जैदी ने हलफनामा दिया है और जो अरविंद मेनन के खिलाफ दूसरा हलफनामा जबलपुर से आया है, दोनों केसेस में आप क्या कहेंगे? आपने निकाला अजय बिश्नोई को मंत्रिमंडल से, आपने निकाला अरविंद मेनन को पार्टी से। जी, मैं माननीय अरविंद जी, दीपक जी, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। आप एंकर को जरा जनता की बात भी सुनना चाहिए। मैं एक बार सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, तो हमें जिन अरविंद जी की जिन बात को कह रहे हो, सन 2011 में सुनिए तो, सन 2011 में एक डाक से पत्र नहीं दिया है वो, और उसमें एक एफिडेविट था कि मेरे साथ अरविंद जी का नाम लिया कि ऐसा कृत्य किया गया। उन 3 साल के बाद से बराबर नोटिस जा रहे हैं उस पते पर। पुलिस को कहा जा रहा है कि उस महिला को लाओ। 3 साल में वो महिला सामने नहीं आई। ये खाली पॉलिटिकल शरारत के अलावा कुछ नहीं है। और मैं ये पूछता हूं कि 3 साल पहले डाक से एक चिट्ठी आ गई, उसके साथ एक एफिडेविट लगा था, उस पर पूरा हाई तौबा, पर चुनाव के पास आते ही वो बात क्यों शुरू हो गई? ये बिल्कुल झूठी बात है, सिरे से खारिज करने की बात है। और इस प्रकार की बात पर अगर हम संज्ञान भी लेते हैं
तो भी हम ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो झूठी बात करके बड़े नेता को बदनाम करना चाहते हैं। नहीं, अगर किसी ने शरारत करी है तो उसको जेल में बंद करिए ना, आपकी सरकार है सिसोदिया जी। अगर किसी ने शरारत करी है तो उसे जेल में बंद करिए, ऐसे लोग एक्सपोज होने चाहिए। वो महिला प्रत्यक्ष में आज तक पिछले 4 साल में उपस्थित नहीं हुई है। ढूंढना तो पुलिस का काम है ना, शिकायत भी नहीं की। पुलिस ढूंढे, डाक में एक चिट्ठी डाली थी, पुलिस ढूंढे फिर उसको। मेरा सवाल इतना है, पुलिस ढूंढे उसको, आप आधार मानोगे? और मेरा सवाल इतना है, पुलिस ढूंढे मध्य प्रदेश। अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, उस नाम का दुनिया में कोई होना, दीपक जी उस नाम का दुनिया में कोई चाहिए, कोई फर्जी नाम लिख के डाल देगा तो आप किसको ढूंढ लोगे? अच्छा, चलिए पैदा थोड़ी कर सकते। चलिए, अजय बिश्नोई जो आपके मंत्री है, उनके केस में तो नाम भी है, पता भी है, फर्जी है। अजय बिश्नोई जी आपके जो मंत्री है, उनके केस में तो नाम भी है, पता भी है, उनको हटाया मंत्रिमंडल से आपने। जी हाँ, वो कोर्ट में केस चल रहा है और उसमें जिस टाइमिंग की बात की है, माननीय अजय जी उस समय वहां थे भी नहीं। उन्होंने अजय जी पे सीधा कोई आरोप नहीं लगाया। उनके यहाँ एक व्यक्ति जाता है, उस व्यक्ति के नाम से आरोप लगाया कि थर्ड व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था। माननीय मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा, मंत्री जी वहां थे भी नहीं। तीसरे व्यक्ति के नाम से मंत्री जी पे केस लगाया कि मंत्री जी से मिलने वाले एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा। अब आप सोचो जरा बारीकी से कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके बारे में कह दे कि दीपक जी ने ऐसा कहा और दीपक जी यहाँ लाइव पे बैठे हुए हैं, तो क्या आप स्वीकार कर लोगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। सर, मैं लाइव पे बैठा हूँ तो सब रिकॉर्ड होता है और मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। कहा था और इसलिए मैंने केस लगा दिया। चौधरी राकेश सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी मुद्दों को बाकायदा विधानसभा में उठाती रही है। कितनी सच्चाई है प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बातों में? नहीं, मेरा ये मानना है, सिसोदिया जी जिस बात की वकालत कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर कोई प्राइमरी स्टेज पे कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो उसकी इंक्वायरी कराना चाहिए और इंक्वायरी करा के उसमें संबंधित निर्णय लेना चाहिए। किसी को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठा हो। लेकिन अब ये भी एक बात दीपक जी मानी जाती है कि अब फैशन बन गया एफिडेविट देके लोगों की शिकायत करना। लेकिन अगर कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसके खिलाफ में संज्ञान लिया जाना अति आवश्यक है। वो मंत्रिपरिषद का अगर सदस्य है तो उसमें नोटिस लिया जाना आवश्यक है, उसमें इंक्वायरी करना चाहिए। सिर्फ ये कह के कि वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है या पते पे नहीं है या कोर्ट में चला गया है, इससे इतिश्री नहीं हो जाती है। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तब करें कि वो एक मुअज़्ज़िज़ व्यक्ति हैं और मुअज़्ज़िज़ व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है तो हमें उसकी बारीकी से इंक्वायरी करना चाहिए। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हमें उस एजेंसी को देना चाहिए। एक बात बड़ी सत्य है कि जब तक प्रूफ नहीं होगा, जैसे मान लीजिए राघव जी भाई वाले में अगर सीडी नहीं आती, दीपक भाई, अगर वो कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति थाने तक नहीं जाता तो आप भी उसको चैनल पर नहीं दिखा पाते और हम भी चर्चा नहीं कर पाते उस विषय में। कानून इतना बाध्य करता है कि आपको कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी और सामने जाना पड़ेगा और सबूत पेश करना पड़ेगा। राघव जी की जो 2011 की सीडी जो मैंने भी देखी थी, उसमें यही कमजोरी आई थी कि उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी, तो हम लोग उस पर कहीं चर्चा नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि जो आरोप लग रहे हैं उन पर आप इन्वेस्टिगेशन करके जांच करके प्राइमरी कम से कम उसमें वस्तुस्थिति तो क्लियर करिए। और जो जैसा आपका आचरण है, आप ये कहते हैं कि आप अलहदा पार्टी हैं, आप ये मानते हैं कि आपका आचरण अलग है, तो कम से कम अलग होके तो दिखाइए। हमें तो ये लग रहा है कि जो जमात में थे अब उसमें ज्यादातर आपके ही लोगों की पोल खुल रही है। सिसोदिया जी जांच कराएंगे, भरोसा दे जाइए नेशनल टेलीविजन पर। अरविंद मेनन और अजय बिश्नोई दोनों केसेस की जांच होगी क्या मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से? नहीं, अजय जी वाला केस तो कोर्ट में ही चल रहा है, जो हमारी सर्वोच्च जांच एजेंसी है जहां सारे सबूत प्रस्तुत होते हैं। तो अरविंद मेनन की जांच करा दीजिए। मैं अरविंद जी की बात फिर कहता हूं भाई, मैं फिर वही कह रहा हूं, प्रतिपक्ष के नेता के बयान से मैं इससे सहमत हूं कि एक डाक में डाला हुआ लिफाफा है, उस नाम की महिला कहीं रहती नहीं है, उसका पता गलत आ रहा है, पुलिस बार बार उस ढूंढ के जा रही है। अगर किसी भी XYZ के नाम से सील लगा के भेज देंगे तो उसको हम पैदा कहां से करें इस दुनिया में?
और आप कहते हो कि आपकी सरकार है, कहीं से लेके आओ, बहुत मुश्किल है भाई साहब, ऐसा शुरू हो गया तो। और इसलिए कहते हैं कि इन फर्जी बातों पर अगर अपने दिमाग लगाएंगे तो अच्छी बातें दूर हो जाएगी। अच्छे चरित्र का समर्थन करना चाहिए और खराब लोगों को बाहर करना चाहिए, और इसी से राजनीति में सुधार आएगा। बिल्कुल, हम अच्छे लोगों का समर्थन करते हैं। हमने आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी। इस बात को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि राजनीति में हम अच्छे लोगों को समर्थन करते हैं और हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं। एक बात बड़ी पुरानी कहावत है कि धुआं वहीं से निकलता है जहां पर कोई आग लगी होती है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी को भी इस बात को समझना होगा। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही।